मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। Codex.136 में टूई डायग्नोस्टिक्स को क्लियरर बनाया गया। ऐप सर्वर लाइफ साइकिल हैंडलिंग को टाइटन किया गया। नेम्ड हुक्स को परमिशन स्कोप्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया और थ्रेड्स, टर्न्स और एरर प्रोपगेशन के आसपास पाइथन और नोड एसडीके बिहेवियर में सुधार किया गया। ओपनक्लो 5.28 स्ट्रॉन्ग सेशन रिकवरी, सब एजेंट बाउंड्रीज, ब्राउजर वैलिडेशन और ऑटोमेशन गार्डरेल्स के साथ करंट स्टेबल हार्नेस लाइन बना हुआ है। Herms.15.2 मल्टी एजेंट कंबन, वर्क ट्री आइसोलेशन, स्वार्म कोऑर्डिनेशन और प्रॉम्प्टवेयर डिफेंस के साथ स्टेबल Herms एजेंट लाइन बना हुआ है। और क्लॉथ कोड 2.1 लेटेस्ट CLI पैकेज ट्रैक करने वाली टीम्स के लिए फिर से मूव हुआ है। हार्नेस न्यूज पहले आता है क्योंकि यहीं एजेंट रिलायबिलिटी दिखती है। सेशंस को क्लीनली रिज्यूम करना होगा, प्लगइन्स और हुक्स को क्लियर परमिशंस के तहत रन करना होगा, ऑथ और प्रोवाइडर राउटिंग को गवर्नेबल रहना होगा, ब्राउजर और टर्मिनल सरफेसेस को प्लेनली फेल करना होगा और एसडीके कॉलर्स को एरर्स चाहिए जो एप्लीकेशन तक सरवाइव करें। रन टाइम लेयर के बाद स्टैक बाहर की ओर शिफ्ट होती है। स्टैनफोर्ड के एजेंट गाइडलाइंस वायरल इंजीनियरिंग रेफरेंस बन गए। ओपनएआई ने फ्रंटियर मॉडल्स और कोडेक्स को AWS बेडरॉक पर रखा और एक्सपांस ने दिखाया कि क्लस्टर स्पेसिफिक टेलीमेट्री कैसे फ्रंटियर मॉडल्स को GPU रिसोर्स नीड्स प्रिडिक्ट करने में मात दे सकती है। उपयोगी थ्रेड कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है। Codex.136 लोकल एजेंट रनटाइम को इंस्पेक्ट और ऑटोमेट करना आसान बनाने के बारे में है। स्टैनफोर्ड के CS 336 गाइडलाइंस इनफॉर्मल एजेंट बिहेवियर को एक्सप्लिसिट कन्वेंशंस में बदलने के बारे में है। ओपनएआई ऑन AWS बेडरॉक मेजर मॉडल फैमिलीज को एक एंटरप्राइज कंट्रोल प्लेन के पीछे रखने के बारे में है। एक्सपांस क्लस्टर के अपने हार्डवेयर सिग्नल्स पर ट्रेंड मॉडल के साथ वेस्टेड GPU कैपेसिटी कम करने के बारे में है। यह एक स्टैक स्टोरी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट तरीके से नहीं। एक कोडिंग एजेंट रियल वर्ल्ड में फेल होती है क्योंकि टर्मिनल ने झूठ बोला, सर्वर ने स्टेल स्टेट रखी, गलत मॉडल शुरू हुआ, नेटवर्क गिर गया, एक हुक रिपोज के बीच ड्रिफ्ट हो गया, एक परमिशन बाउंड्री बहुत फ्लैट थी, या टीम ने कभी नहीं लिखा कि एजेंट को कोड एडिट करने से पहले क्या करना चाहिए। ये ऑर्डिनरी फेलियर्स हैं और ऑर्डिनरी फेलियर्स हैं जो डेमोस को सिस्टम्स से अलग करती हैं जिन्हें पीपल बार बार यूज कर सकते हैं। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन पीस उसी रीजन से मैटर करती है। अगर ओपनएआई और एंथ्रोपिक मॉडल्स दोनों AWS बेडरॉक के थ्रू रीचेबल हैं, तो AWS में एजेंट्स रन करने वाली टीम प्रोवाइडर्स को कंपेयर कर सकती है बिना आइडेंटिटी, नेटवर्किंग, लॉगिंग, बिलिंग और कंप्लायंस को हर एक्सपेरिमेंट के आसपास रीडिजाइन किए। मॉडल राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन जैसी ज्यादा और स्पेशल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जैसी कम हो जाती है। एक्सपांस अंडरनीथ फिजिकल इकोनॉमिक्स जोड़ता है। अगर GPU जॉब्स बहुत ज्यादा वरम, मेमोरी और टाइम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि कोई रियल यूसेज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो एक्सपेंसिव एक्सेलरेटर्स एलोकेटेड लेकिन अंडरयूज्ड बैठे रहते हैं। DCGM और कुप्टी टेलीमेट्री पर ट्रेन स्पेशलाइज्ड मॉडल जान थिंग्स जो फ्रंटियर चैट मॉडल प्रॉम्प्ट से नहीं जान सकता। यह क्लस्टर कैसे बिहेव करता है, ये यूजर्स कैसे ओवर रिक्वेस्ट करते हैं और रियल यूटिलाइजेशन डिक्लेयर्ड इंटेंट से कहाँ डाइवर्ज करता है। तो प्रैक्टिकल सिग्नल स्पष्ट है। एजेंट स्टैक मिस्टिकल से कम और ऑपरेशनल ज्यादा हो रही है। बेटर डायग्नोस्टिक्स, स्ट्रॉन्गर कन्वेंशंस, क्लाउड नेटिव राउटिंग और स्पेशलाइज्ड टेलीमेट्री मॉडल्स सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेग मॉडल कॉन्फिडेंस से बाहर और सरफेसेस में मूव करते हैं, जिन्हें ऑपरेटर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। Codex.136 फ्रंट रिलीज है क्योंकि यह उन सरफेसेस को बदलती है जो डिटरमाइन करते हैं कि लोकल एजेंट रन एक्सप्लेनेबल है या नहीं। हेडलाइन एक नया मॉडल नहीं है। यह डायग्नोस्टिक्स, लाइफ साइकिल हैंडलिंग, हुक्स, परमिशंस, एसडीके बिहेवियर और इंस्टॉलेशन ऑटोमेशन है।
यह लग सकता है, लेकिन यही वे एरियाज हैं जो तब दर्द देते हैं जब एक कोडिंग एजेंट डेली इंजीनियरिंग वर्क का हिस्सा बन जाती है। टूई और कोडेक्स डॉक्टर से शुरू करते हैं। एक फेल्ड एजेंट रन चैट साइड से सरल दिख सकता है। असिस्टेंट रुक गया, कोई टूल वापस नहीं आया, या टर्मिनल ने एरर दिखाया। अंदर की तरफ कारण कई जगह हो सकता है। शेल एनवायरनमेंट में कोई डिपेंडेंसी मिसिंग हो सकती है। प्रोवाइडर क्रेडेंशियल मौजूद हो सकता है लेकिन गलत तरीके से स्कोप्ड। रेपो उस स्टेट में हो सकता है जिसकी रनटाइम को उम्मीद नहीं थी। रिमोट ट्रांसपोर्ट ड्रॉप हो सकता है। ऐप सर्वर गलत मॉडल के साथ शुरू हो सकता है, या मॉडल कॉल फेल हो सकता है जब रनटाइम पहले से अगला टर्न तैयार कर चुकी हो। बेहतर डॉक्टर आउटपुट ऑपरेटर को स्क्रॉल बैक और लॉग्स से रिकंस्ट्रक्ट करने के बजाय सबूत देता है। यह रिलीज पठनीयता बेहतर करती है और एरर्स में मजबूत लोकेशन और कारण की जानकारी जोड़ती है। यह मायने रखता है क्योंकि कुछ फेल हुआ एक्शनेबल नहीं है। रिमोट ट्रांसपोर्ट थ्रेड इन्वेंटरी स्टेप पूरा होने से पहले रिकवर नहीं हुआ, एक अलग लेयर की ओर इशारा करता है। इस प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन के तहत स्टार्टअप के दौरान मॉडल सिलेक्शन फेल हुआ की तुलना में मैकओएस और लिनक्स पर टूई स्टेबिलिटी का काम उसी एविडेंस कैटेगरी में आता है। टर्मिनल यूआई पैसिव टेक्स्ट डंप नहीं है। एक कोडिंग एजेंट टूई मॉडल आउटपुट स्ट्रीम करता है, टूल कॉल्स दिखाता है, अप्रूवल्स डिस्प्ले करता है, डिफ्स रेंडर करता है, स्टेटस ट्रांजिशंस ट्रैक करता है और एरर पेन्स अपडेट करता है जब कई एसिंक्रोनस इवेंट्स हो रहे होते हैं। अलग-अलग टर्मिनल एमुलेटर्स, शेल्स, फॉन्ट्स, पेन्स और कंट्रोल सीक्वेंसेस सभी एज केस एक्सपोज कर सकते हैं। जब डिस्प्ले ग्लिच करती है, ऑपरेटर अक्सर एजेंट के रीजनिंग को दोष देते हैं, भले ही अंडरलाइन टूल एग्जीक्यूशन ठीक रही हो। एक स्टेल स्पिनर किसी पूर्ण हुई टास्क को हंग दिखा सकता है। एक हिडन एरर पेन लोकल कॉन्फ़िगरेशन फेलियर को मॉडल कंफ्यूजन जैसा दिखा सकता है। एक डुप्लिकेटेड लाइन ट्रांसक्रिप्ट को अनपवन बना सकती है। क्लीनर रेंडरिंग मॉडल को स्मार्ट नहीं बनाती, लेकिन यह रनटाइम को कम भूतिया बनाती है। ऐप सर्वर लाइफ साइकिल हैंडलिंग अगला बड़ा बदलाव है। कोडेक्स में एक लोकल रनटाइम शेप होता है जहां ऐप सर्वर अनुभव के महत्वपूर्ण हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसलिए स्टार्टअप और शटडाउन सिर्फ हाउसकीपिंग नहीं है। ये एक रन और दूसरे के बीच, एक प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे के बीच, और एक रिमोट सेशन स्टेट और दूसरे के बीच की सीमा तय करते हैं। स्टार्टअप पर मॉडल सिलेक्शन अधिक भरोसेमंद होना एक गंभीर ऑपरेटर सुधार है। मॉडर्न एजेंट सेटअप तेजी से मल्टी प्रोवाइडर हो रहे हैं। एक टीम एक एनवायरनमेंट में डायरेक्ट ओपनएआई एक्सेस, दूसरे में बेडरॉक कम रिस्क इंस्पेक्शन के लिए लोकल मॉडल्स और कंस्ट्रेंड वर्क के लिए अलग प्रोवाइडर इस्तेमाल कर सकती है। अगर रनटाइम गलत मॉडल या गलत प्रोवाइडर असम्पशंस के तहत शुरू होता है, तो एजेंट अलग तरह से व्यवहार कर सकता है, अलग तरह से कॉस्ट कर सकता है और यूजर को पता चलने से पहले राउटिंग एक्सपेक्टेशंस का उल्लंघन कर सकता है। क्लीनर शटडाउन उतना ही जरूरी है। एक सर्वर जो ठीक से नहीं रुकता, पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टेल स्टेट, ऑफंड प्रोसेसेस या मिसलीडिंग कंटिन्यूटी छोड़ सकता है। एजेंट के साथ स्टेल सर्वर स्टेट सिर्फ परेशान करने वाली नहीं है, यह किसी नए रन को ऐसी चीजें जानती हुई दिखा सकता है जो उसे नहीं चाहिए, या किसी पुराने रन को जीवित दिखा सकता है जब ऑपरेटर समझता था कि वह खत्म हो गया है। रिमोट ट्रांसपोर्ट रिकवरी एक और प्रैक्टिकल फिक्स है। रिमोट सुपरविजन तभी काम करता है जब वह साधारण नेटवर्क रिलेटी से बचे। लोग वाईफाई और सेल्युलर के बीच जाते हैं। लैपटॉप स्लीप होते हैं। होम नेटवर्क हिचक्ट होते हैं। रिमोट होस्ट कॉरपोरेट गेटवेज या अपूर्ण टनल्स के पीछे बैठे होते हैं।
अगर हर इंटरप्शन एक फुल रिस्टार्ट फोर्स करता है तो रिमोट एजेंट वर्क भंगुर हो जाता है। किसी अस्थायी नेटवर्क प्रॉब्लम के बाद तेज रिकवरी रनटाइम को रन शेप प्रेजर्व करने और हर हिचक को रिज्यूम और बैंडन डिसीजन में बदलने से बचने देता है। हुक्स नेम्ड हुक्स और परमिशन स्कोप्स के जरिए ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं। हुक्स वो जगह है जहां ऑपरेटर्स लाइफ साइकिल इवेंट्स पर व्यवहार अटैच करते हैं। शेल कमांड से पहले, फाइल एडिट के बाद, कमिट बाउंड्री के आसपास, प्लान के बाद, टेस्ट रन के बाद, या जब किसी प्रोजेक्ट पॉलिसी को एनफोर्स करने की जरूरत हो। बिना रीयूज के, टीम सेम हुक कॉन्फ़िगरेशन हर रेपो में कॉपी करती है। कॉपी पेस्ट किया हुआ हुक कॉन्फ़िगरेशन एक रिलायबिलिटी ट्रैप है। यह सुविधा के तौर पर शुरू होता है और ड्रिफ्ट बन जाता है। एक प्रोजेक्ट में पुराना हुक है, दूसरे में नया, तीसरे में कोई लोकल एडिट है जिसे कोई याद नहीं। अगर हुक लॉगिंग, नोटिफिकेशंस, फॉर्मेटिंग, पॉलिसी चेक्स या परमिशंस को कंट्रोल करता है तो वह ड्रिफ्ट असली ऑपरेशनल रिस्क है। नामित हुक एक व्यवहार को एक बार परिभाषित करने देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में रेफरेंस के रूप में उपयोग करने देते हैं। यह कोडेक्स को एक रेपो असिस्टेंट की जगह एक स्क्रिप्टेबल एजेंट रनटाइम के करीब ले जाता है। एक टीम के पास मानक प्रीकमांड ऑडिट हुक, पोस्ट एडिट फॉर्मेटिंग हुक या नोटिफिकेशन हुक हो सकता है जो हाथ से मेंटेन किए गए स्निपेट की जगह एक शेयर्ड बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है। परमिशन स्कोप दूसरा आधा हिस्सा है। छोटे उपयोग के लिए फ्लैट परमिशन सेट ठीक है, लेकिन असली एजेंट वर्क में ट्रस्ट जोन होते हैं। फाइलें पढ़ना, फाइलें एडिट करना नहीं है। यूनिट टेस्ट रन करना, माइग्रेशन रन करना नहीं है। लोकल डॉक्स सर्च करना, नेटवर्क कनेक्शन खोलना नहीं है। पब्लिक डॉक्स रेपो में काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में काम करना जैसा नहीं है। स्कोप उन अंतरों को सीधे प्रस्तुत करने देते हैं। पाइथन एसडीके और नोड एसडीके अपडेट बड़े सिस्टम में कोडेक्स को एम्बेड करने के लिए महत्वपूर्ण है। थ्रेड मैनेजमेंट टास्क और कन्वर्सेशन स्टेट को साफ सुथरे ढंग से दर्शाने के बारे में है। टर्न हैंडलिंग, मॉडल आउटपुट, टूल एग्जीक्यूशन, यूजर इंटरवेंशन और अगले मॉडल कॉल के बीच की बाउंड्री के बारे में है। एरर प्रोपेगेशन पर्याप्त जानकारी बनाए रखने के बारे में है ताकि कॉलर यह तय कर सके कि रीट्राई करना है, मॉडल बदलना है, अप्रूवल मांगना है, कॉन्फ़िगरेशन ठीक करना है या रुक जाना है। नॉन इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन आखिरी प्रैक्टिकल पीस है। कोडेक्स नॉन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट फ्लैग के साथ इंस्टॉल करने पर ज्यादा भरोसेमंद तरीके से काम करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कंटेनर सेटअप, रिमोट वर्कस्टेशन इमेज और एडजेसेंट एनवायरनमेंट के लिए मायने रखता है, जहां कोई प्रॉम्प्ट के जरिए क्लिक नहीं कर रहा होता। यह खुद में पूर्ण डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि टीमों को अभी भी क्रेडेंशियल प्लेसमेंट, सैंडबॉक्सिंग, राउटिंग पॉलिसी और अपडेट कंट्रोल की जरूरत है, लेकिन ऑटोमेटेड रोलआउट के लिए यह जरूरी प्रिमिटिव है। ओपनफ्लो 5.28 उसी भरोसेमंदता ट्रेंड को अलग हैचेस से देखता है। इसकी स्टेबल लाइन ने सही एसएच रिकवरी, टाइम आउट और अबॉर्ट क्लीनअप, सबएजेंट बाउंड्रीज, ब्राउजर वैलिडेशन और ऑटोमेशन इनपुट हैंडलिंग को हार्डन किया है। ये बदलाव अस्पष्ट स्टेट को कम करते हैं, घोस्ट सेशन, स्टेल कंटिन्यूएशन, मैलफॉर्म टूल कॉल और हैपर वर्कस्पेस में स्टेट लीक करते हैं। अलग प्रोडक्ट, वही ऑपरेटर डिमांड, एजेंट को दुनिया बदलने की अनुमति दी जाए तो सुसंगत स्टेट बनाए रखना। Herms.15.2 में मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन एंगल जुड़ा है। इसका कानबन सरफेस, ऑटो डिकम्पोजिशन, स्वार्म कोऑर्डिनेशन, स्केड्यूल्ड टास्क, वर्कट्री पर टास्क आइसोलेशन, मॉडल ओवरराइड, प्रॉम्प्टवेयर डिफेंस और सीक्रेट्स मैनेजर सपोर्ट एक टर्मिनल में एक एजेंट से कई मैनेज्ड वर्कर्स की तरफ जाने के बारे में है। कोर सवाल विजिबल ओनरशिप बन जाता है, कौन क्या कर रहा है,
किस वर्कस्पेस में, किस मॉडल के तहत, किस परमिशन के साथ और किस सबूत के साथ। क्लॉथ कोड 2.1 लेटेस्ट वेरिफाइड रिलीज पिक्चर में छोटा है, लेकिन पैकेजिंग डिस्टिंक्शन मायने रखती है। कई टीमें एनपीएम के जरिए सीएलआई ट्रैक करती हैं। लेटेस्ट चैनल और स्टेबल चैनल एक ही ऑपरेशनल चॉइस नहीं है। जो ग्रुप स्टेबल पिन करता है वह कंट्रोल्ड रोलआउट के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है। जो लेटेस्ट फॉलो करता है वह तेज गति स्वीकार कर रहा है। इंजीनियरिंग वर्कफ्लो में एम्बेडेड सीएलआई के लिए यह सप्लाई चेन पोस्चर है, सिर्फ वर्जन ट्रिविया नहीं। इन हैचेस अपडेट में रिएक्शन लगातार है। ऑपरेटर्स उन रिलीज को रिवॉर्ड करते हैं जो अस्पष्टता कम करती हैं। बेहतर डायग्नोस्टिक्स, नामित हुक, परमिशन स्कोप, रिक्वरेबल ट्रांसपोर्ट, आइसोलेटेड वर्कट्री और एक्सप्लिसिट पैकेज चैनल भव्य नहीं हैं, लेकिन वो सतहें हैं जो तय करती हैं कि एजेंट गंभीर वर्कफ्लो के अंदर बिना इनविजिबल रिस्क बने चल सकते हैं या नहीं। एहतियात यह है कि भरोसेमंदता के दावे सिर्फ गड़बड़ वातावरण में खुद को साबित करते हैं। ट्रांसपोर्ट सुधार कॉरपोरेट प्रॉक्सी के पीछे अभी भी अलग तरह से व्यवहार कर सकता है। डॉक्टर कमांड अभी भी किसी अजीब शेल पथ को मिस कर सकता है। नामित हुक डुप्लीकेशन कम कर सकते हैं, जबकि अभी भी गवर्नेंस की जरूरत है। दिशा मजबूत है क्योंकि रिलीज सही फेलियर सतहों पर हमला कर रही हैं। जब वो सतहें असली काम में बच जाती हैं, तो वैल्यू दिखती है। स्टैनफोर्ड का CAS 336 कोर्स लैंग्वेज मॉडलिंग फ्रॉम स्क्रैच ने एक औपचारिक AI एजेंट गाइडलाइन दस्तावेज प्रकाशित किया और डेवलपर समुदाय ने इसके साथ एक कोर्स आर्टिफैक्ट से ज्यादा व्यवहार किया। 24 घंटे से कम समय में 1863 स्टार्स मिलना किसी फाइल के लिए जिसका मकसद स्टूडेंट्स को कोडिंग एजेंट के साथ काम करने का तरीका बताना है, यह एक नाटकीय संकेत है। दिलचस्प बात यह नहीं कि स्टैनफोर्ड ने एजेंट गाइडलाइन बनाई। कई टीमों के पास पहले से ही कुछ न कुछ होता है। Claude.md, Agents.md, कर्सर रूल्स, प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस, रेपो पॉलिसी, लोकल कन्वेंशंस या वो प्रॉम्प्ट जो लोग सेशन की शुरुआत में पेस्ट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक फॉर्मल कोर्स ने उन कन्वेंशन को एक्सप्लिसिट बनाया और ब्रॉडर कम्युनिटी ने इमीडिएटली उस जरूरत को पहचाना। दस्तावेज में टास्क डिकॉम्पोजिशन, टूल यूज कन्वेंशंस, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन एक्सपेक्टेशंस और एजेंट आउटपुट क्वालिटी के बारे में रीजनिंग शामिल है। यही वो जगहें हैं जहां एजेंट का काम अक्सर टूट जाता है। मॉडल कोड लिख सकता है, लेकिन टास्क खराब तरीके से डिकम्पोज हो सकता है, टूल सीक्वेंस गलत हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट पुराना हो सकता है, वेरिफिकेशन सही हो सकता है या मॉडल अनसर्टेनिटी को प्रूफ की तरह डिस्क्राइब कर सकता है। एकेडमिक सेटिंग में ये मुद्दे फेयरनेस और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अगर एक स्टूडेंट एजेंट को ऑटो कंप्लीट की तरह इस्तेमाल करता है और दूसरा इसे अनसुपरवाइज्ड वर्कर की तरह, तो लर्निंग आउटकम की तुलना करना मुश्किल हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स जनरेटेड कोड सबमिट करते हैं जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कोर्स का असेसमेंट प्रॉब्लम हो जाता है। अगर एजेंट यूसेज हिडन है, तो इंस्ट्रक्टर्स नहीं बता सकते कि काम अंडरस्टैंडिंग, टूल ऑपरेशन या ब्लाइंड एक्सेप्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर्मल गाइडलाइंस बाउंड्री को विजिबल बनाती हैं। वो बता सकती हैं कि किस तरह की मदद एक्सेप्टेबल है, क्या वेरीफाई करना जरूरी है, जनरेटेड आउटपुट को कैसे इंस्पेक्ट करना चाहिए और किस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ह्यूमन के साथ रहना है। यह एंटी एजेंट नहीं है। यह एजेंट्स को रियल टूल्स मानता है जिन्हें ऑपरेटिंग रूल्स चाहिए। यही लॉजिक सॉफ्टवेयर टीम्स पर भी लागू होता है। इनफॉर्मल एजेंट हैबिट्स इनविजिबल प्रोसेस बन जाते हैं। एक इंजीनियर एजेंट को पूरा मॉड्यूल रिराइट करने देता है और डिफ एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा एजेंट को लोकल एडिट्स तक रिस्ट्रिक्ट करता है। तीसरा टेस्ट्स जनरेट करता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं।
चौथा, एजेंट को ऑटोमेटिकली कमांड्स रन करने देता है। बिना शेयर्ड कन्वेंशन के टीम की रियल प्रोसेस फ्रैगमेंट्स हो जाती है। Claude.md स्टाइल या Agents.md स्टाइल फाइल टीम को एक्सपेक्टेशंस एनकोड करने की जगह देती है। यह एजेंट को बता सकती है कि एडिटिंग से पहले रेपो को एक्सप्लोर कैसे करें, कौन से कमांड्स सेफ हैं, कौन से डायरेक्टरीज जेनरेटेड हैं, कौन से टेस्ट्स मीनिंगफुल हैं, चेंजेस को कैसे समराइज करें और कब कन्फर्मेशन के लिए रुकें। यह ह्यूमन को भी बता सकती है कि एजेंट को क्या एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहिए जब तक काम डन माना जाए। की डिस्टिंक्शन गाइडलाइंस के बीच प्रॉम्प्ट फ्लेवर और इंजीनियरिंग कंट्रोल है। प्रॉम्प्ट फ्लेवर कहता है बी कंसाइज या एक्ट लाइक अ सीनियर इंजीनियर। इंजीनियरिंग कंट्रोल कहता है पार्सर चेंज करने से पहले ग्रामर फिक्सचर्स इंस्पेक्ट करें, जनरेटेड क्लाइंट्स एडिट न करें, ब्रॉडर चेक से पहले नैरो पार्सर टेस्ट रन करें, अगर पब्लिक एपीआई बदलती है तो माइग्रेशन नोट्स अपडेट करें, सीमेंटिक चेंज एक्सप्लेन किए बिना कभी स्नैपशॉट अपडेट न करें। वायरल रिएक्शन बताता है कि कई डेवलपर्स जानते हैं कि उनकी कन्वेंशंस अंडर स्पेसिफाइड हैं। उनके पास एजेंट्स के साथ काफी अनुभव है यह जानने के लिए कि बस मॉडल से पूछो काफी नहीं है, लेकिन टीम में बिहेवियर स्टैंडर्डाइज करने के लिए पर्याप्त शेयर्ड लैंग्वेज नहीं है। स्टैनफोर्ड का डॉक्यूमेंट उन्हें एक कॉन्क्रीट रेफरेंस देता है, भले ही प्रायोरिटीज एक कोर्स से आए हों। एक इवैल्यूएशन एंगल भी है। अगर दो ग्रुप्स कहते हैं कि एजेंट कोडिंग टास्क्स पर अच्छा या बुरा परफॉर्म करता है, लेकिन एक ग्रुप डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट और ऑपरेटिंग रूल्स प्रोवाइड करता है जबकि दूसरा बेयर प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करता है, तो वे सेम सिस्टम इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। मॉडल सिर्फ एक कंपोनेंट है। इंस्ट्रक्शंस, टूल्स, परमिशंस और एनवायरनमेंट एजेंट का हिस्सा है। फॉर्मल गाइडलाइंस उस कॉम्पोजिट सिस्टम की तुलना करना आसान बनाती हैं। बिल्डर्स के लिए सबसे अच्छा अडैप्टेशन डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट मानना है, सेक्रेट टेक्स्ट नहीं। एकेडमिक गाइडलाइंस लर्निंग, एक्सप्लेनेशन और इंडिपेंडेंट रीजनिंग पर एम्फसिस दे सकती हैं। प्रोडक्शन टीम इंसिडेंट सेफ्टी, कोड ओनरशिप, रिव्यू बाउंड्रीज, जेनरेटेड फाइल रूल्स, डिप्लॉयमेंट लिमिट्स और सीक्रेट हैंडलिंग पर एम्फसिस दे सकती है। रिसर्च टीम प्रोवेनेंस, एक्सपेरिमेंट लॉग्स और रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर एम्फसिस दे सकती है। प्रायोरिटीज बदलने पर भी स्ट्रक्चर ट्रांसफर होती है। सीमाएं हैं। गाइडलाइंस फाइल परफेक्ट व्यवहार नहीं ला सकती। यह सैंडबॉक्सिंग, परमिशन, रिव्यू या टेस्ट की जगह नहीं ले सकती। यह पुरानी हो सकती है। यह विपरीत सलाह में बदल सकती है। यह एक मॉडल की आदतों पर ओवरफिट हो सकती है और जब टीम रनटाइम बदलती है तो अटपटी हो सकती है। लेकिन ये मेंटेनेंस की समस्याएं हैं, पैटर्न से बचने के कारण नहीं। सबसे अच्छा वर्जन इतना संक्षिप्त होता है कि एजेंट इसे वास्तव में उपयोग करे और इतना ठोस होता है कि यह व्यवहार बदल दे। सामान्य वैल्यूज से भरी फाइल कुछ नहीं करती। एक फाइल जो रेपो के ट्रैप्स, जेनरेटेड पाथ्स, मतलब पूर्ण वेरिफिकेशन कमांड्स, रिव्यू अपेक्षाएं और अनसर्टेनिटी रूल्स समझाती है, एजेंट को एक बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट देती है। रिलीज इसलिए लैंड होती है क्योंकि एजेंट का काम व्यक्तिगत प्रयोग से साझा प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहा है। एक बार जब कई लोग और कई एजेंट एक ही कोडबेस को छूते हैं, तो कन्वेंशन ऑप्शनल नहीं रहते। वे टीम के क्वालिटी को प्रिजर्व करने और ऑटोमेशन बढ़ाते हुए काम करने का हिस्सा बन जाते हैं। ओपनएआई ने GPT-4.5 ओ सीरीज मॉडल्स और कोडेक्स को AWS बेडरॉक के जरिए उपलब्ध कराया, जो एक प्रमुख एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पूरा करता है। एंथ्रोपिक का क्लॉड पहले से ही बेडरॉक पर उपलब्ध था। अब दोनों प्रमुख लैब फैमिली एक ही AWS मॉडल एक्सेस सरफेस के पीछे बैठ सकती हैं।
बेडरॉक इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह सिर्फ एक और एंड पॉइंट नहीं है। एंटरप्राइज टीमों के लिए यह मॉडल एक्सेस को AWS आइडेंटिटी, नेटवर्किंग, गवर्नेंस, लॉगिंग, प्रोक्योरमेंट, कोटा और बिलिंग से जोड़ता है। एक टीम जो पहले से AWS में वर्कलोड चला रही है, वह परिचित प्रिमिटिव्स का उपयोग कर सकती है। IAM पॉलिसीज, VPC कॉन्फ़िगरेशंस, प्राइवेट कनेक्टिविटी पैटर्न, क्लाउडवॉच लॉग्स, रीजनल कंट्रोल्स और केंद्रीकृत कॉस्ट मैनेजमेंट। यह एजेंट स्टैक डिजाइन बदलता है। साझा क्लाउड सरफेस के बिना मल्टीलैब रूटिंग का मतलब अक्सर अलग अलग क्रेडेंशियल्स, अलग SDKs, अलग लॉगिंग पाथ्स, अलग कंप्लायंस रिव्यूज, अलग नेटवर्क एक्सेप्शंस और अलग फेल्योर मोड्स होते हैं। ओपनएआई और एंथ्रोपिक के बेडरॉक के जरिए उपलब्ध होने से मॉडल सिलेक्शन एक मौजूदा क्लाउड बाउंड्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाता है। ओपनक्लॉ, हम्स, कोडेक्स और क्लॉथ कोड ऑपरेटर्स के लिए प्रोवाइडर डाइवर्सिटी का मतलब अब इंटीग्रेशन स्प्रॉल नहीं होना चाहिए। एक टीम लंबी प्लानिंग या ध्यानपूर्ण रिव्यू के लिए क्लॉथ पसंद कर सकती है। रीजनिंग हेवी टास्क्स के लिए ओपनएआई का O सीरीज, ब्रॉड लैंग्वेज वर्क के लिए GPT 4.5 और कोड ओरिएंटेड फ्लोज के लिए कोडेक्स। बेडरॉक उन चॉइसेस को एक सामान्य ऑपरेशनल डोरवे देता है। आइडेंटिटी एजेंट्स के लिए खास तौर पर जरूरी है क्योंकि टूल कॉल्स असली सिस्टम्स को छू सकते हैं। जब एक एजेंट रेपो पढ़ता है, इंटरनल डॉक्स क्वेरी करता है, लॉग्स इंस्पेक्ट करता है, कमांड्स रन करता है या डिप्लॉयमेंट बदलाव तैयार करता है, तो मॉडल कॉल एक ऑडिटेबल वर्कफ्लो का हिस्सा होता है। टीमें जानना चाहती हैं कि किसने किस एनवायरनमेंट से, किस पॉलिसी के तहत, किस टाइमिंग और कॉस्ट के साथ मॉडल इन्वोक किया। IAM गार्डरेल हर एजेंट सेफ्टी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, लेकिन वे एक परिचित कंट्रोल लेयर देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन स्कोप कर सकता है कि कौन से रोल्स कौन से मॉडल फैमिलीज को इन्वोक कर सकते हैं, कौन से एनवायरनमेंट्स कौन से एंडपॉइंट्स एक्सेस कर सकते हैं और लॉग्स और कॉस्ट एलोकेशन में यूजेस कैसा दिखता है। यह लैपटॉप्स, स्क्रिप्ट्स और लोकल एनवायरनमेंट फाइल्स में बिखरे हुए डेवलपरों API कीज से गवर्न करना आसान है। बाउंड एक्सेस एक और प्रमुख अंतर है। कुछ टीमें एजेंट ट्रैफिक को मनमाने पब्लिक रूट्स से गुजरने में कंफर्टेबल नहीं हैं, खासकर जब प्रॉम्प्ट्स में कोड, लॉग्स, कस्टमर एडजेसेंट डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर नेम्स या आर्किटेक्चर डिटेल्स शामिल हो सकते हैं। क्लाउड नेटिव रूट उन्हें ट्रैफिक को अप्रूव्ड नेटवर्क पैटर्न के अंदर रखने और मॉडल एक्सेस को मौजूदा सिक्योरिटी पोस्चर से जोड़ने देता है। क्लाउडवॉच लॉगिंग तब भी मायने रखती है जब कुछ गलत हो जाता है। अगर कोई एजेंट रन बुरी सिफारिश करता है, बहुत आक्रामकता से दोबारा कोशिश करता है या अप्रत्याशित टोकन जलाता है, तो ऑपरेटर को एक निशान चाहिए। जरूरी नहीं कि हर वातावरण में पूरा ट्रांसक्रिप्ट हो, क्योंकि गोपनीयता और प्रतिधारण नियम अलग-अलग होते हैं, लेकिन मॉडल चयन, समय, त्रुटि दरों, पुनः प्रयास, थ्रूपुट और लागत को समझने के लिए पर्याप्त मेटाडेटा। क्लॉथ कोड ऑपरेटरों के लिए बेडरॉक का पहलू मैनेज्ड क्लाउड ऑटो मोड से जुड़ता है। जब CLI प्रोवाइडर बैक मैनेज्ड वातावरण के माध्यम से काम कर सकता है, तो मॉडल रूटिंग अनुमतियों और एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज जैसे उसी ट्रस्ट कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाती है। बेडरॉक में ओपनएआई मॉडल जोड़ने का मतलब है कि मल्टीलैब रूटिंग उस मैनेज्ड क्लाउड पोस्चर के भीतर हो सकती है, अलग ओपनएआई इंटीग्रेशन पाथ के बजाय। यहाँ एक क्लाउड मार्केट सिग्नल भी है। प्रमुख लैब्स हाइपरस्केलर डिस्ट्रीब्यूशन चुनते हैं, क्योंकि एंटरप्राइज AI खरीदारी केवल बेंचमार्क पोजीशन के बारे में नहीं है। यह प्रोक्योरमेंट है, कंप्लायंस है, आइडेंटिटी है, रीजनल उपलब्धता है, ऑडिटेबिलिटी है, सपोर्ट है और मौजूदा स्पेंड कमिटमेंट्स है। एक मॉडल जिसे खरीदना और गवर्न करना आसान है, वह वर्कलोड जीत सकता है, भले ही दूसरा मॉडल संकीर्ण बेंचमार्क में मजबूत दिखे।
यह मॉडल चॉइस को अप्रासंगिक नहीं बनाता। लेटेंसी, थ्रूपुट, रेट लिमिट्स, कॉन्टेक्स्ट बिहेवियर, टूल यूज क्वालिटी, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, रिलायबिलिटी और लागत मॉडलों और रूट्स में काफी अलग हो सकती है। होस्टेड मॉडल हर ऑपरेशनल डिटेल में सीधे एक्सेस जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। फीचर्स, स्ट्रीमिंग बिहेवियर, वर्जन उपलब्धता, रीजन सपोर्ट और कोटा हैंडलिंग अलग हो सकती हैं। तो घोषणा एक क्षमता खोलना है, अंतिम आर्किटेक्चर निर्णय नहीं। उपयोगी दावा यह है कि रास्ता मौजूद है। अनसुलझे विवरण यह है कि प्रत्येक मॉडल वास्तविक एजेंट वर्कलोड के तहत कैसा प्रदर्शन करता है। कोड बेस साइज, टूल कॉल फ्रीक्वेंसी, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, रिट्राई बिहेवियर, कॉन्करेंसी, आउटपुट कंस्ट्रेंट्स और अप्रूवल पैटर्न। बड़ा बदलाव यह है कि एंटरप्राइज एजेंट स्टैक्स बना से बिना वास्तव में मल्टीलैब बन सकते हैं। एक टीम सारांश के लिए एक मॉडल को, प्लानिंग के लिए दूसरे को, कोड जेनरेशन के लिए तीसरे को और रिव्यू कमेंट्री के लिए चौथे को भेज सकती है, जबकि आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक स्थिर रखती है। इससे स्विचिंग कॉस्ट कम होते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन कम जोखिम भरा होता है। सावधानी यह है कि रूटिंग जटिलता थिएटर बन सकती है अगर यह एविडेंस बेस्ड नहीं है। अगर हर टास्क के लिए अस्पष्ट कारणों से अलग मॉडल है, तो डिबगिंग कठिन हो जाती है। परिपक्व पैटर्न है कि अवलोकनीय अंतरों पर रूट करें, लेटेंसी, लागत, सफलता दर, टूल कॉल करेक्टनेस, रिव्यू क्वालिटी, कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन और फेलियर बिहेवियर। बेडरॉक उन तुलनाओं को आसान बनाती है क्योंकि आइडेंटिटी, लॉगिंग और नेटवर्क पोस्चर अधिक सुसंगत रह सकते हैं। ड्यूल लैब पैटर्न इसलिए क्लाउड पॉलिटिक्स के बारे में कम और ऑपरेशनल लीवरेज के बारे में अधिक है। एजेंट रनटाइम को अब प्रोवाइडर डाइवर्सिटी का पूरा बोझ नहीं उठाना पड़ता। क्लाउड कंट्रोल प्लेन अधिक आइडेंटिटी, लॉगिंग और एक्सेस मैनेजमेंट का काम सोख सकती है, जिससे हार्नेस सत्रों, टूल्स, अनुमतियों, कॉन्टेक्स्ट और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक्सपांस दिलचस्प है क्योंकि यह एक आम धारणा को चुनौती देता है। सबसे आम तौर पर सक्षम मॉडल हमेशा संकीर्ण ऑपरेशनल प्रेडिक्शन टास्क के लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं होता। एक्सपांस एचपीसी और क्लाउड क्लस्टर्स के लिए जीपीयू रिसोर्स प्रेडिक्शन पर केंद्रित है और इसका दावा है कि क्लस्टर विशिष्ट फाइन ट्यून्ड मॉडल उस जॉब पर फ्रंटियर एलएलएम से 8x बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। समस्या सादी है लेकिन महंगी। जीपीयू जॉब्स अक्सर उन संसाधनों से अधिक का अनुरोध करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, क्योंकि सबमिटर को पहले से असली रनटाइम प्रोफाइल का पता नहीं होता। वे आउट ऑफ मेमोरी फेलियर से बचने के लिए वर्म का OVERREQUEST करते हैं। वे कैंसलेशन से बचने के लिए अधिक समय रिजर्व करते हैं। वे अधिक मेमोरी या यूटिलाइजेशन हेडरूम मांगते हैं, क्योंकि कम आंकना अधिक क्षमता बर्बाद करने से बदतर लगता है। क्लस्टर स्केल पर वे रक्षात्मक विकल्प एक बड़ी दक्षता समस्या बन जाते हैं। एक्सपांस राष्ट्रीय एचपीसी क्लस्टरों पर 59% कंप्यूट बर्बादी का हवाला देता है। एक क्लस्टर हर महीने बर्बाद कंप्यूट पर लगभग $85 लाख खो रहा है। इन आंकड़ों की पुष्टि हर वातावरण में होनी चाहिए, लेकिन त्वरक ऑपरेटरों के लिए यह घटना परिचित है। कतारें लंबी हैं, उपयोग असमान है और अनुरोधित संसाधन अक्सर वास्तविक उपयोग से भिन्न होते हैं। एक्सपांस स्लर्म और क्यूबरनेट्स नोड्स पर एक हल्के डेमॉन के रूप में इंस्टॉल होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दो प्रमुख शेड्यूलिंग दुनिया हैं। स्लर्म एचपीसी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान क्लस्टरों और बड़े प्रशिक्षण सेटअप में आम है। क्यूबरनेट्स क्लाउड नेटिव एमएल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म और टीमों में आम है जो वर्कलोड को कंटेनर के रूप में पैक करती हैं। टेलीमेट्री डीसीजीएम और कुप्टी के माध्यम से आती है। डीसीजीएम, एनवीडिया का डेटा सेंटर जीपीयू मैनेजर,
हार्डवेयर स्तर के स्वास्थ्य और उपयोग सिग्नल एक्सपोज करता है। जीपीयू उपयोग, मेमोरी उपयोग, तापमान, पावर, एरर कंडीशन और संबंधित ऑपरेशनल मैट्रिक्स। कुप्टी, कूड़ा प्रोफाइलिंग टूल्स इंटरफेस, कूड़ा एक्टिविटी में निचले स्तर की दृश्यता देता है। साथ में वे दिखाते हैं कि जॉब्स वास्तव में हार्डवेयर के साथ क्या करते हैं, न कि केवल यह कि उपयोगकर्ता क्या अनुरोध करते हैं। यह अंतर उत्पाद का मूल है। एक फ्रंटियर एलएलएम जो जॉब डिस्क्रिप्शन या कोड स्निपेट पढ़ता है, वह व्यापक रूप से तर्क कर सकता है कि जॉब को क्या चाहिए। एक्सपांस एक्चुअल क्लस्टर व्यवहार देखता है। यह हार्डवेयर टेलीमेट्री, सबमिशन हिस्ट्री, वर्कलोड पैटर्न और स्थानीय वातावरण विवरणों से सीखता है। मॉडल क्लस्टर विशिष्ट है न कि जेनेरिक। क्लस्टर विशिष्टता मायने रखती है क्योंकि दो क्लस्टर अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, भले ही वे समान श्रेणी के काम चलाते हों। हार्डवेयर जनरेशन अलग होती है, ड्राइवर वर्जन अलग होते हैं, कंटेनर इमेज अलग होती है, उपयोगकर्ता स्थानीय आदतें विकसित करते हैं। एक समूह छोटे इन्फरेंस जॉब्स चलाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग चलाता है, तीसरा सिमुलेशन, रेंडरिंग, जीनोमिक्स या मात्रात्मक वर्कलोड चलाता है। शेड्यूलर पॉलिसी और फेलियर हिस्ट्री यह तय करती है कि सामान्य का मतलब क्या है। एक जेनेरिक मॉडल जान सकता है कि बैच साइज वर्म को प्रभावित करता है, सीक्वेंस लेंथ मेमोरी प्रेशर बदलती है और मिक्स्ड प्रिसिजन थ्रूपुट बदल सकता है। यह नहीं जानता कि इस क्लस्टर के उपयोगकर्ता नियमित रूप से एक विशेष जीपीयू क्लास के लिए अधिक अनुरोध करते हैं, कि एक वर्कफ्लो के जॉब लगातार घोषित से कम मेमोरी का उपयोग करते हैं, या कि एक कतार में अवरुद्ध रिजर्वेशन की इतिहास रही है। एक्सपांस का बेंचमार्क दावा है कि उसका दृष्टिकोण जीपीयू रिसोर्स प्रेडिक्शन सटीकता में जीपीटी 4.5, क्लॉड ओपस 4.8, जेमिनी 3.5 प्रो और कोडेक्स 5.3 को 8x से हराता है। आकर्षक विवरण यह है कि मॉडल साइज सटीकता के साथ साफ तरह से सहसंबद्ध नहीं है। क्लॉड हाइको के बारे में रिपोर्ट है कि वह कुछ वर्कलोड पर ओपस को हराती है। यह बिल्कुल वही है जो आप उम्मीद करेंगे अगर टास्क लोकल टेलीमेट्री और कैलिब्रेशन पर जेनेरिक रीजनिंग डेप्थ से अधिक निर्भर करता है। एजेंट स्टैक बिल्डरों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। एक जेनेरिक मॉडल प्लानिंग, कोड सिंथेसिस, एक्सप्लेनेशन और व्यापक रीजनिंग में उत्कृष्ट हो सकता है, जबकि फिर भी डोमेन स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के लिए गलत टूल हो सकता है। अगर सिग्नल हार्डवेयर मैट्रिक्स, कतार हिस्ट्री, जॉब ट्रेस और स्थानीय पैटर्न में रहता है, तो मॉडल जो उन सिग्नल्स को देखता है, एक बड़े मॉडल को हरा सकता है जो केवल एक प्रॉम्प्ट देखता है। रिसोर्स प्रेडिक्शन के कई ठोस आउटपुट हैं। वर्म प्रेडिक्शन यह तय करने में मदद करता है कि कोई जॉब दिए गए जीपीयू पर फिट है या नहीं, बिना बड़े डिवाइस बर्बाद किए। उपयोग प्रेडिक्शन उन जॉब्स की पहचान करता है जो महंगे त्वरक रिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं करते। मेमोरी प्रेडिक्शन क्रैश और ओवरएलोकेशन को कम करता है। रन टाइम प्रेडिक्शन कतार प्लेसमेंट और शेड्यूलिंग फेयरनेस में सुधार कर सकती है। साथ में ये हार्डवेयर खरीदे बिना प्रभावी क्षमता बढ़ा सकते हैं। लाइन लेवल ऑप्टिमाइजेशन एंगल भी उल्लेखनीय है। एक्सपांस कहता है कि यह वास्तविक रिसोर्स उपयोग के विरुद्ध कोड लेवल बदलाव सुझा सकता है। इसका मतलब है कि यह केवल यह नहीं कह रहा है, कम मेमोरी का अनुरोध करें। यह उन पैटर्न्स की पहचान कर सकता है जो प्रेशर या बर्बादी पैदा कर रहे हैं। अक्षम बैच साइज, अनावश्यक टेंसर रिटेंशन, परिहार्य डेटा मूवमेंट, खराब प्रिसिजन चॉइस या कोड जो मेमोरी को आवश्यकता से अधिक समय तक जीवित रखता है। यह क्लस्टर ऑपरेशंस और डेवलपर वर्कफ्लो के बीच का सेतु है। एक क्लस्टर एडमिन जान सकता है कि किसी यूजर के जॉब बर्बाद है, लेकिन उसे कोड लेवल पर समझाने का कोई साफ तरीका नहीं हो सकता।
एक डेवलपर कोड समझ सकता है, लेकिन हार्डवेयर टेलीमेट्री नहीं देख सकता। टेलीमेट्री को ऑप्टिमाइजेशन सुझावों से जोड़ने वाला टूल उस बातचीत को कहीं ज्यादा उत्पादक बना सकता है। एहतियातें सही हैं। बेंचमार्क क्लेम को स्वतंत्र रेप्लिकेशन की जरूरत है। 8x का आंकड़ा टास्क डेफिनेशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, बेसलाइन प्रॉम्प्टिंग, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और सही प्रेडिक्शन को क्या माना जाए, इस पर निर्भर करता है। एक नेशन HPC क्लस्टर स्टार्टअप इन्फ्रेंस फ्लीट जैसा नहीं है। क्यूबरनीट्स प्लेटफॉर्म जिसकी सर्विसेज प्रेडिक्टेबल हैं, उसका वेस्ट प्रोफाइल एक एक्सपेरिमेंट चलाने वाले रिसर्च क्लस्टर से अलग हो सकता है। नॉन इन्वेसिव इंटीग्रेशन पोस्चर अभी भी मायने रखता है। एक डेमन जो ऑब्जर्व और प्रेडिक्ट करता है, वह फुल कंट्रोल मांगने वाले शेड्यूलर रिप्लेसमेंट से ज्यादा अपनाने में आसान है। क्लस्टर ऑपरेटर्स सतर्क रहते हैं, क्योंकि शेड्यूलर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कोई टूल मापना, प्रेडिक्ट करना और रिकमेंड करना शुरू करता है, फिर एनफोर्स करने से पहले, तो यह धीरे धीरे ट्रस्ट बना सकता है। एक्सपांस एक ब्रॉडर एफिशिएंसी फ्यूचर की ओर भी इशारा करता है। अगली सेविंग्स की लहर सिर्फ बेहतर GPU, बेहतर कर्नेल क्वांटाइजेशन या सस्ते इन्फरेंस API से नहीं आएगी। यह इससे भी आएगी कि कोई जॉब चलने से पहले उसके लिए असल में क्या रिसोर्सेज चाहिए, यह प्रेडिक्ट करना। वेस्ट पहले से खरीदी गई क्षमता है जो प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं की गई। जैसे जैसे एजेंट ज्यादा एक्सपेरिमेंट, फाइन ट्यूनिंग जॉब, इवैल्यूएशन रन, बैच इन्फरेंस और हेवी कोड पाथ जनरेट करते हैं, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एजेंट वर्क सबमिट करना आसान बनाते हैं, तो वे हार्डवेयर बर्बाद करना भी आसान बना सकते हैं। रिसोर्स प्रेडिक्शन लेयर जिम्मेदार ऑटोमेशन का हिस्सा बन जाता है। फीडबैक लूप को सावधानी की जरूरत होगी। अगर प्रेडिक्शन यूजर रिक्वेस्ट को प्रभावित करती हैं और वे रिक्वेस्ट फ्यूचर शेड्यूलिंग और टेलीमेट्री को आकार देती हैं, तो मॉडल को बुरी धारणाओं को मजबूत करने से बचना होगा। क्लस्टर स्पेसिफिक सिस्टम को नए वर्कलोड, नए हार्डवेयर, बदलते यूजर व्यवहार और दुर्लभ हाई रिसोर्स जॉब के आसपास सावधानीपूर्वक हैंडलिंग की जरूरत है, जो सच में उनकी जरूरतों के मुताबिक मांग करते हैं। फिर भी कोर क्लेम ठोस है, क्योंकि यह एक असली बॉटलनेक पर आधारित है। AI इंडस्ट्री लगातार मॉडल इंटेलिजेंस के बारे में बात करती है, लेकिन मॉडल वर्क के आसपास की प्लम्बिंग में बहुत पैसा गायब होता है। आइडल GPU, ओवर रिजर्व्ड जॉब, क्यू इनएफिशिएंसी, रीट्राई स्टॉर्म, फेल्ड रन और मिसमैच्ड हार्डवेयर। सही टेलीमेट्री पर ट्रेंड स्पेशलाइज्ड मॉडल ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, जितना कि फ्रंटियर मॉडल का जेनेरिकली इस्तेमाल करने से। प्रोजेक्ट रडार के 3 लेयर हैं: हार्डवेयर एजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइटवेट टर्मिनल कॉन्टेक्स्ट और ऑपरेटेड फिजिकल मशीनों के लिए शेड्यूलिंग। ये शुरुआती प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हर एक किसी सच्ची गैप की ओर इशारा करता है। फुलिवियाई का अनिमा हार्डवेयर इंटेलिजेंस के लिए एक ओपन सोर्स एजेंट OS है, जो IoT डिवाइसेस, रोबोटिक्स और एज एजेंट को टारगेट करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर एजेंट डिस्कशन अभी भी क्लाउड VM या डेवलपर वर्कस्टेशन मानती है। एजेंट फाइलें पढ़ता है, API कॉल करता है, शेल कमांड चलाता है, कोड एडिट करता है और शायद ब्राउज़र चलाता है। हार्डवेयर एजेंट एक अलग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का सामना करते हैं। हार्डवेयर एजेंट को फिजिकल स्टेट के बारे में रीजन करना होता है। सेंसर शोरिल होते हैं। एक्चुएटर फेल हो सकते हैं। टाइमिंग मायने रखती है। एक कमांड के अपरिवर्तनीय फिजिकल कंसीक्वेंस हो सकते हैं। दुनिया बदलती रहती है जब मॉडल सोच रहा होता है। लेटेंसी, पावर, थर्मल लिमिट, कनेक्टिविटी और सेफ्टी बाउंड्रीज मायने रखती हैं, ऐसे तरीकों से जो क्लाउड ओनली एजेंट में कम दिखती हैं। हार्डवेयर एजेंट्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर,
एम्बेडेड लिनक्स पर LLM लगाने और रॉ टूल्स एक्सपोज करने की तुलना में ज्यादा संरचित दृष्टिकोण का सुझाव देती है। OS डिवाइस, सेंसर स्ट्रीम, हार्डवेयर परमिशन, लोकल स्टेट, एज कंस्ट्रेंट्स और परसेप्शन और एक्शन के बीच समन्वय को रिप्रेजेंट कर सकती है। यह एजेंट को फिजिकल वर्ल्ड के लिए एक कंट्रोल्ड इंटरफेस दे सकती है। अनिमा शुरुआती चरण में है, मॉडरेट विजिबल एडॉप्शन और बहुत हाल की एक्टिविटी के साथ तो पोस्चर कुरियोसिटी है न कि असम्पशन। कैटेगरी महत्वपूर्ण स्टैक एंगल है। जैसे जैसे एजेंट्स रोबोटिक्स, स्मार्ट होम्स, इंडस्ट्रियल टूल्स, लैब ऑटोमेशन और फील्ड डिवाइसेस में जाते हैं, रनटाइम सिर्फ एक चैट लूप विद शेल एक्सेस नहीं हो सकता। उन्हें हार्डवेयर वेयर एब्स्ट्रैक्शंस की जरूरत है। CTX फ्रॉम स्मार्थोमियो कॉम्प्लेक्सिटी स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर बैठती है। यह एक टर्मिनल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है जो कोडिंग एजेंट्स के लिए .ctx.md फाइल्स जनरेट करती है। पैटर्न इंटेंशनली सिंपल है। रेपो में एक मार्कडाउन फाइल सेशंस में परसिस्टेंट वर्किंग कॉन्टेक्स्ट ले जाती है। कोडिंग एजेंट्स तब सफर करते हैं जब हर नया सेशन एमनीशिया के साथ शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्ट ओनली कॉन्टेक्स्ट फ्रेजाइल है। अगर पिछले रन में रिलेवेंट डिसीजन हुए तो एजेंट उन्हें देख नहीं सकता। अगर हर बार ह्यूमन को प्रोजेक्ट कन्वेंशंस फिर से समझाने पड़े तो एजेंट धीमा और कम कंसिस्टेंट बन जाता है। फुल मेमोरी सिस्टम्स मदद कर सकते हैं, लेकिन वे सेटअप, इंडेक्सिंग, रिट्रीवल, गवर्नेंस और मेंटेनेंस ओवरहेड जोड़ते हैं। एक .ctx.md फाइल हल्के वजन का मिडिल पाथ है। यह करंट टास्क स्टेट, रेपो कन्वेंशंस, ओपन क्वेश्चंस, नॉन पिटफॉल्स, ब्रांच कॉन्टेक्स्ट, टेस्टिंग नोट्स, जनरेटेड फाइल वार्निंग्स या डिजाइन डिसीजन को प्रिजर्व कर सकती है। एजेंट शुरू में इसे पढ़ता है और कोड छूने से पहले एक बेहतर मैप रखता है। ट्रेफ यह है कि एक कॉन्टेक्स्ट फाइल खुद में इंटेलिजेंट मेमोरी नहीं है। यह ऑटोमेटिकली जानती नहीं कि क्या मायने रखता है। यह स्टेल हो सकती है। यह बहुत लंबी हो सकती है। इसमें पुराने असम्पशंस शामिल हो सकते हैं। यह सीमेंटिक सर्च, कोड ग्राफ्स, लोकल एमसीपी सर्वर्स या नॉलेज ग्राफ मेमोरी की जगह नहीं लेती, लेकिन उसकी सिंपलिसिटी पॉइंट है। रेपो में एक फाइल ट्रांसपेरेंट, रिव्यूएबल, एडिटेबल और एजेंट्स में पोर्टेबल है। टीम्स के लिए यह एक सोशल ऑब्जेक्ट बन जाती है। एक ह्यूमन इसे एडिट कर सकता है। एक एजेंट अपडेट्स प्रपोज कर सकता है। एक रिव्यूअर देख सकता है कि कॉन्टेक्स्ट बदला या नहीं। अगर फाइल कहती है जनरेटेड API क्लाइंट्स मत एडिट करो और एक एजेंट फिर भी एक को एडिट करता है तो फेलियर का डायग्नोसिस आसान है। अगर यह कहती है माइग्रेशन स्कीमा रिव्यू पर ब्लॉक है तो एक नया सेशन आगे बढ़ने से बच सकता है जैसे कि रास्ता साफ हो। एजेंट ग्रिड फ्रॉम हनफेहो ऑपरेटेड फिजिकल मशीनों, टूल्स और डेस्कटॉप्स के लिए एक ओपन शेड्यूलिंग लेयर है। यह एजेंट रनटाइम के नीचे बैठती है और तय करती है कि फिजिकल एक्शंस कब और कैसे डिस्पैच होते हैं। यह तय करने से अलग है कि एजेंट क्या हासिल करना चाहता है। डिजिटल टूल कॉल्स को अक्सर तुरंत या रिवर्टिंग के लिए काफी माना जाता है। फिजिकल एक्शंस ऐसे नहीं होते। एक रोबोट आर्म एक साथ 2 पोजीशन नहीं ले सकता। एक लैब इंस्ट्रूमेंट को वार्म अप टाइम चाहिए। एक डेस्कटॉप ऑटोमेशन टास्क को एक्सक्लूसिव स्क्रीन कंट्रोल चाहिए। एक मशीन टूल में सेफ्टी इंटरलॉक्स हो सकते हैं। एक स्मार्ट होम एक्शन समय, ऑक्यूपेंसी या सेंसर स्टेट पर निर्भर कर सकता है। एक शेड्यूलिंग लेयर उन कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लिसिट बनाती है। LLM द्वारा सीधे हर एक्शन को सीक्वेंस करने के बजाय एजेंट एक्शंस रिक्वेस्ट कर सकता है और स्केड्यूलर टाइमिंग, एक्सक्लूसिविटी, डिपेंडेंसीज और फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को कोऑर्डिनेट कर सकता है।
मॉडल गोल्स और प्लान्स के बारे में रीजनिंग कर सकता है, जबकि स्केड्यूलर एग्जीक्यूशन रियलिटी एनफोर्स करता है। जब कई एजेंट या यूजर फिजिकल संसाधनों को शेयर करते हैं तो यह और भी जरूरी हो जाता है। अगर दो एजेंट एक ही मशीन चाहते हैं तो सिस्टम को आर्बिट्रेशन की जरूरत है। अगर एक एक्शन दूसरे से पहले पूरा होना चाहिए तो उसे डिपेंडेंसी ट्रैकिंग चाहिए। अगर किसी फिजिकल एक्शन का एक सुरक्षित समय विंडो है तो उसे टाइमिंग अवेयरनेस चाहिए। प्रॉम्प्ट टेक्स्ट यह सब एनकोड करने के लिए कमजोर जगह है। प्रोजेक्ट बहुत शुरुआती दौर में है, दिखने वाला अडोप्शन बहुत कम है, तो यह एक मैच्योर प्लेटफॉर्म की जगह एक रडार सिग्नल है। लेकिन शुरुआती प्रोजेक्ट्स अक्सर यह दिखाते हैं कि दर्द कहां जा रहा है। जब एआई एजेंट ब्राउज़र और टर्मिनल छोड़कर डिवाइसों को टच करना शुरू करते हैं तो स्केड्यूलिंग एक कोर लेयर बन जाता है। ये प्रोजेक्ट्स कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट से भी जुड़ते हैं। अनिमा को हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सेंसर्स, डिवाइस स्टेट, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। सीटीएक्स को रेपो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, टास्क स्टेट, कन्वेंशंस और ओपन क्वेश्चंस। एजेंट ग्रिड को एक्शन कॉन्टेक्स्ट चाहिए, अवेलेबिलिटी, टाइमिंग, एक्सक्लूसिविटी और डिस्पैच स्टेट। अलग अलग एजेंट लेयर्स को अलग अलग मेमोरी और स्केड्यूलिंग प्रिमिटिव्स चाहिए। .ctx.md पैटर्न वह अतिरिक्त ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह दो सामान्य अंतर्निहित स्थितियों के बीच बैठता है। ट्रांसक्रिप्ट ओनली कॉन्टेक्स्ट आसान है लेकिन भंगुर है। एक बार सेशन खत्म होने पर मेमोरी खो जाती है या दब जाती है। फुल सीमेंटिक मेमोरी रिचर क्वेश्चंस का जवाब दे सकती है और बड़ी कोड बेसिस में स्केल कर सकती है, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और स्टेल इंडेक्सेस या रिट्रीवल एरर्स आ सकती हैं। लाइटवेट कॉन्टेक्स्ट फाइल्स वे फ्यू फैक्ट्स जो मायने रखती हैं उन्हें प्रिजर्व करती हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट को एक हिडन सिस्टम में बदले। वे एक्टिव ब्रांचेस, माइग्रेशंस, छोटी टीमों, रेपो स्पेसिफिक रूल्स और उन प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी तरह काम करती हैं जहां ह्यूमंस चाहते हैं कि उन्हें एजेंट क्या मानता है उसकी विजिबिलिटी मिले। वे नॉलेज ग्राफ से कम पावरफुल हैं, लेकिन इंस्पेक्ट और करेक्ट करना आसान है। सटल फेलियर मोड है स्टेल ऑथोरिटी। अगर एक मेमोरी लेयर कुछ कॉन्फिडेंटली कहती है और रेपो बदल गया है तो एजेंट पुराने गाइडेंस को फॉलो कर सकता है। एक विजिबल कॉन्टेक्स्ट फाइल उस रिस्क को कम कर सकती है क्योंकि ह्यूमंस उसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, लेकिन यह फिर भी स्टेल हो सकती है। नॉलेज ग्राफ्स मोर रिट्रीवल ऑटोमेट कर सकती हैं, लेकिन वे पॉलिश्ड आंसर के पीछे मिस्टेक्स छिपा सकती हैं। ट्रांसक्रिप्ट ओनली कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट स्टेलनेस से बचती है, लेकिन कंटिन्यूटी खो देती है। सिद्धांत है फ्रेशनेस और अथॉरिटी, सिर्फ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। एक करंट कन्वेंशन को एक हाइपोथेसिस से अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक कंप्लीटेड टास्क को एक ओपन क्वेश्चन से अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक जनरेटेड नोट को एक ह्यूमन अप्रूव्ड पॉलिसी से अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सीटीएक्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह दैट वर्किंग कॉन्टेक्स्ट विजिबल बनाता है। हार्डवेयर एजेंट सिस्टम्स को सेम डिसिप्लिन चाहिए। अनिमा लाइक ओएस लेयर्स और एजेंट ग्रिड लाइक स्केड्यूलर्स फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड तरीकों से एक्सपोज कर सकते हैं, डिवाइस स्टेट, सेंसर रीडिंग्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, एक्शन क्यूज और सेफ्टी बाउंड्रीज। बिना उसके मॉडल को ब्रिटल टूल डिस्क्रिप्शंस और डिलेड फीडबैक के थ्रू फिजिकल वर्ल्ड इन्फर करनी पड़ती है। रडार आइटम्स दिखाते हैं कि एजेंट स्टैक चौड़ा हो रहा है। यह अब सिर्फ मॉडल, प्रॉम्प्ट और टूल नहीं है। यह है रन टाइम, कॉन्टेक्स्ट फाइल, मेमोरी लेयर, हार्डवेयर ओएस, स्केड्यूलर, क्लाउड मॉडल सरफेस, टेलीमेट्री मॉडल और परमिशन बाउंड्री। हर लेयर इसलिए है क्योंकि रॉ मॉडल कैपेबिलिटी अकेले ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन सॉल्व नहीं करती।
कोडेक्स.136 इमीडिएट रन टाइम रिलीज है समझने के लिए। इसकी वैल्यू है रीडेबल डॉक्टर आउटपुट, बेहतर एरर लोकेशन और कॉज, मोर स्टेबल टूई रेंडरिंग, क्लीनर ऐप सर्वर स्टार्टअप और शटडाउन, मोर रिलायबल मॉडल सिलेक्शन, फास्टर ट्रांसपोर्ट रिकवरी, नेम्ड हुक्स, परमिशन स्कोप्स, एसडीके इंप्रूवमेंट्स और मोर डिपेंडेबल नॉन इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन। साथ में वे लोकल और रिमोट एजेंट ऑपरेशन को लेस एम्बिग्युअस बनाते हैं। ओपनक्लो 5.28 और हर्म्स.15.2 स्टेट और कोऑर्डिनेशन के आसपास एक ही ट्रेंड को फ्रेम करते हैं। ओपनक्लो रिकवरी, सेशन बाउंड्रीज, सब एजेंट आइसोलेशन, ब्राउजर सेफ्टी और स्ट्रिक्टर ऑटोमेशन इनपुट्स पर फोकस करता है। हर्म्स मल्टी एजेंट वर्क सरफेसेस पर फोकस करता है, कंबन, डीकॉम्पोजिशन, स्वार्म टोपोलॉजी, वर्क ट्री आइसोलेशन, स्केड्यूल टास्क्स, मॉडल ओवरराइड्स, प्रॉम्प्टवेयर डिफेंस और सीक्रेट्स हैंडलिंग। कॉमन थीम मैनेज्ड वर्कर्स है, लूज कॉन्वर्सेशंस नहीं। क्लॉड कोड 2.1 लेटेस्ट ऑपरेशनल पिक्चर में इसलिए बिलोंग्स क्योंकि पैकेज चैनल्स मैटर करते हैं। इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक CLI रन टाइम सप्लाई चेन का पार्ट है। स्टेबल पिन करना और लेटेस्ट ट्रैक करना डिफरेंट रिस्क डिसीजंस हैं, खासकर जब टूल डेवलपर मशीन्स, मैनेज्ड वर्कस्पेसेस या CI एडजेसेंट एनवायरनमेंट्स पर रन करता है। स्टैनफोर्ड की CS 336 गाइडलाइंस सबसे क्लियर साइन है कि एजेंट बिहेवियर कन्वेंशंस फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक गाइडलाइंस फाइल ह्यूमंस और एजेंट्स को शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट देती है। टास्क्स कैसे डिकम्पोज करने हैं, कौन से टूल्स यूज करने हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे मैनेज करना है, क्या एविडेंस एक्सपेक्ट किया जाता है और अनसर्टेनिटी कैसे हैंडल करनी चाहिए। वायरल रिएक्शन से पता चलता है कि डेवलपर्स एक कॉन्क्रीट रेफरेंस का इंतजार कर रहे थे। AWS बेडरॉक पर OpenAI एंटरप्राइज एजेंट्स के लिए मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बदल देता है। GPT 4.5 O सीरीज मॉडल्स और कोडेक्स को क्लॉड के साथ अवेलेबल रखने पर टीम्स एक क्लाउड कंट्रोल प्लेन से मेजर लैब्स के बीच राउट कर सकते हैं। IAM VPC पैटर्न्स, लॉगिन, कोटास, बिलिंग और कंप्लायंस रिव्यूज मॉडल सरफेस के ज्यादा हिस्से कवर कर सकते हैं। मल्टीलैब राउटिंग कस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट से कम हो जाता है। कैवियट यह है कि बेडरॉक अवेलेबिलिटी हर राउट पर आइडेंटिकल बिहेवियर नहीं है। टीम्स को अभी भी लेटेंसी, थ्रूपुट, कॉस्ट, फीचर पैरिटी, रीजनल सपोर्ट, स्ट्रीमिंग बिहेवियर, क्वोटा लिमिट्स और हर मॉडल की टूल हैवी वर्कलोड्स में परफॉर्मेंस समझनी होगी। वैल्यू यह है कि वो कंपैरिजंस एक ज्यादा कंसिस्टेंट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। एक्सपांस याद दिलाता है कि स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स तब जनरल फ्रंटियर मॉडल्स को बीट कर सकते हैं जब सिग्नल लोकल और मेजरेबल हो। GPU रिसोर्स प्रेडिक्शन, क्लस्टर टेलीमेट्री, यूजर बिहेवियर, स्केड्यूलर पैटर्न्स, हार्डवेयर जनरेशन और वर्कलोड हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। एक क्लस्टर स्पेसिफिक मॉडल जो उन सिग्नल्स देखता है एक बड़े जनरल मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर सकता है जो सिर्फ टेक्स्ट से रीजन करता है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन डायरेक्ट है। वेस्टेड GPU एलोकेशन कम करने से बिना नया हार्डवेयर खरीदे कैपेसिटी अनलॉक हो सकती है। यह रिसर्च क्लस्टर्स, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्रेंस फ्लीट्स और हर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करता है जहां एक्सेलरेटर एक्सेस बॉटलनेक है। जैसे जैसे एजेंट्स कंप्यूट हैवी वर्क जनरेट और सबमिट करना आसान बनाते हैं, रिसोर्स प्रेडिक्शन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट रडार एजेस फिल इन करता है। अनिमा हार्डवेयर अवेयर एजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरफ इशारा करता है, IoT, रोबोटिक्स और एज डिवाइसेस के लिए। CTX लाइटवेट परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट की तरफ .ctx.md फाइल्स के जरिए। एजेंट ग्रिड फिजिकल मशीन एक्शंस के लिए स्केड्यूलिंग लेयर्स की तरफ। ये इंटरचेंजेबल टूल्स नहीं हैं,
ये साइंस हैं कि स्टैक फिजिकल स्टेट, वर्किंग मेमोरी और कोऑर्डिनेटेड एक्शन डिस्पैच में फैल रहा है। कंटेक्स्ट मैनेजमेंट टेकअवे सिंपल है। हर टीम को फुल मेमोरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट ओनली कॉन्टेक्स्ट अक्सर बहुत वीक होता है। फुल नॉलेज ग्राफ्स बहुत हैवी हो सकते हैं और एक विजिबल कॉन्टेक्स्ट फाइल राइट इंटरमीडिएट लेयर हो सकता है। बेस्ट मेमोरी लेयर फैक्ट्स प्रिजर्व करता है जो एजेंट को चाहिए बिना स्टेल नोट्स को हिडन अथॉरिटी बनाए। ऑपरेशनल टेकअवे यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विजिबल हो रही है। डायग्नोस्टिक्स फेलियर्स को एक्सप्लेनेबल बनाते हैं। गाइडलाइंस एक्सपेक्टेशंस को लेजिबल बनाते हैं। बेडरॉक मॉडल राउटिंग को गवर्नेबल बनाता है। टेलीमेट्री मॉडल्स कंप्यूट वेस्ट को मेजरेबल बनाते हैं। हार्डवेयर ओएस और स्केड्यूलिंग प्रोजेक्ट्स फिजिकल एक्शन कॉन्स्ट्रेंट्स को एक्सप्लिसिट बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट फाइल्स एजेंट अजम्पशंस को इंस्पेक्ट करना आसान बनाते हैं। यही एक परिपक्व एजेंट स्टैक दिखता है। कम रहस्य, अधिक सीमाएं, अधिक साक्ष्य और अधिक विशेषज्ञ परतें जो वे काम करती हैं जो कच्चे मॉडल बुद्धिमत्ता अपने आप अच्छी तरह नहीं कर पाती। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। लिंक और स्रोत विवरण के लिए tobeonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। हम जल्द ही वापस आएंगे।